मेजर दिक्कत आपको देखने को आई है? मैं बिल्कुल पोल्ट्री में बिल्कुल नए थे हम। हाँ, आप बता रहे बहुत कुछ भी नहीं पता था हमें। तो स्टार्टिंग के 2-3 जो बैच आए, हमें यही नहीं पता था अभी कौन सी कंपनी इंटीग्रेशन में कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी का फीड बढ़िया है, कौन सी कंपनी का चिक्स बढ़िया है। हमारी कूलिंग पैड चलेंगी, मॉइस्चर आएगा। हाँ। तो फीड में मॉइस्चर आ जाता है। फीड में मॉइस्चर आने से बच्चों में बीमारियां बहुत फैलती हैं। सबसे बड़ी जो तो समस्या आती है वो फीड में मॉइस्चर के कारण ही बच्चों में आती है। अमोनिया गैस की दिक्कत बहुत देखने को आती है फार्म पे। जी जी। क्या आपको देखने को आई थी? नहीं सर, मिनिमम वेंटिलेशन वाला है जो गैस निकालने के लिए जो काम आता है, वो फैन है ये। जब अमोनिया गैस बनती है तो ऑटोमेटिक ही चलते हैं। हमारे इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं हर चीज़ के। अमोनिया गैस का भी सेंसर लगे हुआ है, टेम्परेचर के भी सेंसर लगे हुए हैं। तो अधिकतर फार्मों में क्या है कि निपल लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है। हाँ। ऐसे निपल लगाते हैं, ये कटोरी नहीं लगाते हैं। इस कटोरी का एक बेनिफिट है कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर ब्रूडिंग के अंदर छोटा बच्चा आता है, जब सफाई करके हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी लीकेज हो जाता है। तो वो पानी जैसे टपकता है और होता है तो इसमें ही टपक के रह जाता है, नीचे गीला नहीं करता है। दूसरा, छोटा बच्चा जब इसके देखो 2 तरह के इसका फ़ायदा है तो इसका नुकसान भी है। आपने यहाँ पर लगभग 7 से 8 फीट का होगा गैप। जी जी हाँ। तो ये क्यों रखा है सर आपने? ज़रूरी होता है कि कूलिंग पैड के साथ ही यदि हम बच्चे रख लेते हैं तो जो कूलिंग पैड गर्मी के मौसम में जब पानी उसमें चलता है और उससे जो हवा आती है ना, हाँ। उसकी नमी से कम 10 फीट तक गीला हो जाता है फार्म। ये हमारा तजुर्बा है, नया वो है, कंसेप्ट है हमारा कि नीचे से यदि कच्चा है तो कच्चा होने से नीचे से क्या होता है, 1-2 बैच यदि पुराना हो जाता है ना, इसमें 1-2-4 बैच निकालेंगे तो इसमें बैक्टीरिया लोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, मिट्टी के अंदर तो बैक्टीरिया लोड होएगा। हमारे पैनल के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। जैसे ही बड़े फैन चलेंगे इनकी कमांड आएगी, अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है। और अंदर से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो फुली ऑटोमेटिक 40,000 चूजों का पोल्ट्री फार्म। 40,000 चिक्स को एक बंदा संभालता है। तो अभी मिलवाते हैं आपको किसान से जिनका ये फार्म है। तो राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। सर, सबसे पहले आपका एक छोटा परिचय दिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, दिवाली की शुभकामनाएं। जी सर। मेरा नाम विजय सिंह, गांव चमारखेड़ा, तहसील उकलाड़ा मंडी, जिला हिसार, हरियाणा। ठीक है सर। सर, सबसे पहले एक बात, देखो आपके फार्म है। जी हाँ। फुली ऑटोमेटिक है। जी फुली। यही क्यों किया आपने फुली ऑटोमेटिक? देखो, हर इंसान का काम करने का एक अपना अपना तरीका होता है जी। ठीक है। कोई आदमी किसी लेवल से किस तरीके से काम करता है, कोई मजबूरी में काम करता है, कोई ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, कोई शौक़ के तौर पर काम करता है। ठीक है। 3-4 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं जी सर। तो हमने ये जो काम किया, एक बिजनेस के साथ साथ हमने एक शौक़ के तौर पर ये काम किया था। ठीक है। क्योंकि पहले मैं इस बिजनेस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, कहीं भी कैसे इस तरह के मतलब मुझे पसंद ही नहीं थे। अच्छा, आप कभी नहीं थे? कभी नहीं थे। मैं बताऊं, कभी मैं बिल्कुल 100% शाकाहारी हूँ। कभी दारू बीड़ी का अंडा कभी मैंने नहीं अपने जीवन में, मेरे घर में यूज़ नहीं हुआ कभी। तो मुझे इस कंसेप्ट की और मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। काफ़ी दोस्तों ने और ने पहले किया हुआ था, लेकिन मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा और बिजनेस में ही ध्यान रहता था। लेकिन वैसे बैठे बैठे आपस में बैठे हैं, रोज़ बैठते थे करते, तो उसमें हमारा आपस में हो गया चलो कर ले, थोड़ा बहुत कर ले। तो मैं इस बिज़नेस में आया जी। अपना फुली ऑटोमेटिक है सर? हाँ जी। कितने चिक्स का है ये? इसका जो एरिया जो मेरा 31,500 फीट एरिया है जी। तो इसमें 35,000 जो बच्चे हैं वो सफिशिएंट पाले जा सकते हैं। ऊपर सर्दी के मौसम में 40,000 भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 40,000 भी डाले हैं। ठीक है। इसमें 36,000 भी डाले हैं। हमने हर कैपेसिटी इसमें डाल के देखी है बच्चों की कहाँ। तो सफिशिएंट जो है वो 35,000 इसमें सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है सर। अब जैसे 35,000 है सर, वो कितने एरिया का है अपना फार्म का, बताइए। मेरा जो फार्म है 450 फीट लंबा है और 70 फीट चौड़ा है। ठीक है सर। हाँ जी। 70 फीट चौड़ाई होगी। हाँ जी। और लगभग अपने जो हरियाणा में मेरा लैंड का है 2 एकड़ हो गया वो चौड़ा, लंबाई 2 एकड़ से ज़्यादा है जी। हाँ, 450 हो गया। ठीक है सर। तो अभी एक बार ये जैसे यहाँ पे ये दिख पा रहे हैं आपने टीन का वो लगा रखा है जी जी, और वैसे कूलिंग पैड होते हैं ओपन में जी। हाँ जी। ये भी आपने प्रोटेक्ट कर रखा है, ये कैसे? ये तो कूलिंग पैड की जो पैड है हमारी, इन पैड की लाइफ बढ़ाने के लिए हमने ये किया है। अच्छा, खराब ना हो। हाँ, क्योंकि जैसे बारिश के मौसम में लगाओ, आंधी के मौसम में जब हवा आती है, आंधी आती है, तो इसमें डस्ट फंस जाती है, ये चौक हो जाती हैं जी सर। डायरेक्ट धूप लगती है तो इससे क्या हो जाता है, ये एक पेपर का तो बना हुआ होता ही है। हाँ। तो ये ख़राब हो जाती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये चीज़ें लगाई हैं, ये
ताकि इसकी जो लाइफ है 2 साल की, अमूमन 2 साल में कूलिंग पैड ख़राब हो जाती हैं, 2-2.5 साल में। ठीक है सर। लेकिन यहाँ ये सब करने के बाद में 4-5 साल इसकी लगभग डबल लाइफ हो जाएगी इसकी। ये तो डबल से भी 10 साल भी निकाल सकती सर। हाँ, हो सकता है, तो लेकिन हमने माना है कि कम से कम डबल तो हो जाएगी। हाँ सर। तो अभी आपके थोड़ा फार्म दिखाते हैं कि किस टाइप से आपने, जैसे जो किसान भाई जी करने की इच्छुक हैं या करना चाहते हैं, आए हुए हैं पोल्ट्री फार्म में, जी जी कहीं ना कहीं सब पे गलती होती है सर। बिल्कुल जी। और सीखते हैं तभी आगे आगे ग्रोथ होती है। कोई भी काम हम करेंगे ना, करने के बाद में जो एक्सपीरियंस है उसी से सीखते हैं हम। जी सर। किसी के बताने से या बुक में पढ़ने से जितना नहीं सीखते, जितना हम खुद करने से सीखते हैं। हाँ। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे हमारा एक्सपीरियंस होगा, उसी से हम सीखेंगे भाई। जी सर। तो हमने भी मतलब 1-2 जगह विजिट किया, देखा, उनसे कुछ कंसेप्ट उठाए, कुछ हमारे दिमाग से हमने कंसेप्ट बनाए हैं, भाई उसमें सुधार किया, इसकी जगह ये होना चाहिए, तो ऐसा होगा और अच्छा होगा। तो ये सब मिल के सभी के सहयोग से, सबके मतलब सुझावों से मिला के हमने एक चीज़ ये बनाई है जी। ठीक है सर। ये अपना क्या? ये हमारा है फीड स्टोर है। यहाँ गाड़ी आती है और यहाँ कट्टे फीड के लग जाते हैं यहाँ। ये फीड स्टोर है हमारा, और यहाँ फीड लगने के बाद में यहाँ से जो बैग हैं खोल के वो इस हॉपर में डाल दिए जाते हैं, जिसकी कैपेसिटी लगभग 50 बैग है। 50 बैग? हाँ, 50 बैग एक टाइम में इसमें खोल सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ से फिर ऑटोमेटिक ही सारा का सारा आगे फॉर्म में चला जाता है। ठीक है सर। हाँ जी। तो जैसे बहुत सारे भाइयों के सवाल रहता है ये कि हम फीड का अंदर क्यों ना रख पाएँ, कि अंदर ही रख ले फीड। एक तो अपना ये जैसे सेट बनाएगी, समझ गया जाए, एक जैसे आपने अलग से बनाया है, उसके 2 कारण है उसका जी भाई साहब। जैसे हम फीड अंदर रखते हैं ना किसी भी फॉर्म में, जो ओपन फार्म है या सेमी ऑटोमेटिक, उसमें अंदर रखते हैं, तो अंदर गर्मी के मौसम में जब हवा, हमें अंदर कूलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है सर। तो हवा बाहर से नमी हमारी कूलिंग पैड चलेंगी, मॉइस्चर आएगा। हाँ। तो फीड में मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है। फीड में मॉइस्चर आने से बच्चों में बीमारियां बहुत फैलती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो फीड में मॉइस्चर के कारण ही बच्चों में आती है। हाँ। तो इसीलिए हमेशा ही मैं तो भाइयों, जो भाई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उससे यही मेरा जो अनुभव है ना अब तक का, उसमें यही है कि फीड का स्टोर हमेशा से ही अलग होना चाहिए ताकि वो सेपरेट रहे। ठीक है सर। हाँ जी। और जैसे आपने फार्म से भी अलग बना रखा है, जैसे हम ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं जी, और अगर बाई चांस गाड़ी भी आती है तो अलग से आएगी वो? हाँ, अलग से आएगी। फार्म के अंदर एंट्री, एक तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ये हमारा गेट बंद है, जब अंदर आदमी जाता है, वर्कर जाता है, हम जाते हैं अंदर, जाते हैं तो गेट बंद कर लेते हैं, तो अंदर यहाँ कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो फार्म हमारा अलग से सेपरेट रह गया उसके। ठीक है सर। हाँ। और अगर फिर जैसे कोई और भी केस हो जाता है, कई बार गाड़ी अलग अलग फार्म पे जाती है, अलग अलग, तो वो सारी चीज़ बायोसिक्योरिटी के तौर पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। बायोसिक्योरिटी में ये सबसे ज़रूरी है जी। ठीक है सर। हाँ जी। अभी अंदर दिखाते हैं किस टाइप से फार्म है। आइए जी। ये हमारा वहाँ जो हमने बैग खोले हैं फीड के, ठीक है इस सर। पाइप के थ्रू यहाँ 7 लाइन फीड की लगी हुई है मेरी। ठीक है। और हर एक लाइन के ऊपर 180 kg का एक छोटा होपर लगा हुआ है, जो अभी मैंने खोल रखा है, सफाई की है, सफाई करने के लिए खोल रखा है, बाहर रखे हुए हैं। तो उस 180 kg एक इसे 1 बाय 1 सब में 180 kg आ जाएगा, और उससे फिर ऑटोमेटिक ही जैसे जैसे सेंसर कमांड करेगा, इन सभी लाइनों में अपने आप ही फीड चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। एक आपका देख पा रहे हैं यहाँ नीचे पक्का कर रखा आपने जी। इसका क्या? देखो, ये हमारा खुद का नया तजुर्बा है, नया वो है, कंसेप्ट है हमारा, कि नीचे से यदि कच्चा है तो कच्चा होने से नीचे से क्या होता है, 1-2 बैच यदि पुराना हो जाता है ना, उसके बाद नीचे इसमें से काले काले भूंड निकल जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। ठीक है। और बायोसिक्योरिटी के हिसाब से भी ना, इसमें 1-2-4 बैच निकालेंगे तो इसमें बैक्टीरिया लोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, मिट्टी के अंदर तो बैक्टीरिया लोड होएगा, उसको निकाल हाँ, तो वो उसको पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर सकते बैक्टीरिया को। ठीक है सर। तो उस लिहाज से हमने कि हमने बार बार खर्चा उठाने की बजाय हमने पहले से ही इसको खर्चा उठा लिया और इसको पूरा पूरा पक्का कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है सर। हाँ जी। और जैसे अभी आपके फार्म देख पा रहे हैं सर, लगभग क्या होता है हमारा, जैसे ये आपका पैड आ गया जी यहाँ पे, जी जी, पैड के पास ही हम चूजा डालते हैं जी जी, और आपने यहाँ पर लगभग 7 से 8 फीट का होगा गैप जी जी, हाँ, तो ये क्यों रखा है सर आपने? सर, ये ज़रूरी होता है कि कूलिंग पैड के साथ ही यदि हम बच्चे रख लेते हैं तो जो कूलिंग पैड गर्मी के मौसम में जब पानी उसमें चलता है और उससे जो हवा आती है ना, उसकी नमी से कम 10 फीट तक गीला हो जाता है फार्म।
और वहाँ जो पास में जो टेम्परेचर बच्चों को ज़्यादा मिलेगा और आगे जाके टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो पास वाले तो बच्चे सर्दी महसूस करेंगे और आगे गर्मी महसूस करेंगे। एक ही फार्म में 2 प्रकार के टेम्परेचर हो जाते हैं। हाँ, वो एक आंटी में 2 पेट वाली बात तो ये गर्मी के अंदर भी हम देखेंगे तो एक ही फार्म में 2 टेम्परेचर हो जाएंगे। तो वहाँ बच्चा क्या है कि यहाँ वजन कुछ लेगा, वहाँ कुछ अलग लेगा, वहाँ बच्चा स्ट्रेस में मर रहा है तो यहाँ बच्चा सर्दी में मर रहा है। हाँ। और सर आपका ये भी देख पा रहे हैं जी, आपने जैसे डायरेक्ट वो निकल रखा पैड का जी, इसका क्या? ये इसको बोलते हैं टनल, वाल टनल बोलते हैं इसको। ठीक है सर। ये क्या है, एक तो होता है वायर एयर रिफ्लेक्टर होता है जो, हाँ, वो क्या कहता है एयर को रिफ्लेक्ट करता है, सीधा चलाएगा। ये जो कंपनी का जो बनाया हुआ है जो चीज़ है कि हवा आएगी बच्चों को सीधी डायरेक्ट ना लगे। यदि एक तो हवा अंदर से कूलिंग की हवा आएगी ना, वो डायरेक्ट बच्चों को लगेगी यहाँ, तो उससे बच्चे को महसूस होगा। और ये इसके जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। ठीक है सर। तो एक एंगल में जाएंगे, हवा ऊपर जाएगी तो पूरे शेड का जो इन्वायरमेंट है ना वो कंट्रोल करेगी। ये पूरा शेड का इन्वायरमेंट है वो सेट करेगी ये। हाँ, मतलब डायरेक्ट चूजे को ना लगे। डायरेक्ट चूजे को नहीं। और हमेशा ही पोल्ट्री के अंदर वो गर्म हवा है या ठंडी हवा है, बच्चे को डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्ट लगते ही बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बच्चे में दिक्कत आती है। ठीक है सर। हाँ। और जैसे क्या होता है कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे गैप छोड़ रखा है जी, उसमें क्यों सर? वो यही चीज़ है कि वहाँ से जितनी एयर आती है ना, जी सर, एयर को डिवाइड करने के लिए, एयर को कैपेसिटी पूरी करने के लिए हमारे जैसे ही बड़े जो पंखे हैं वो चलते हैं ना, तो उनका जो खिंचाव है वो बहुत स्पीडली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जी सर। तो जैसे ही कूलिंग पैड में हमने वो कर रखे तो हो सकता है कि पूरी ना मिले उसको, तो उसका यदि गैप किसी चीज़ के अंदर गैप आ जाएगा ना तो उसके अंदर हवा भरी होगी, वो हवा भरी हो तो उसकी जो कैपेसिटी है ना वो पूरी करेगी। वो इसके अंदर ठंडी हवा होगी तो ठंडी हवा आगे खींचेगी, इसलिए उसके बीच में और इसके बीच में भी गैप होना जरूरी है। जी सर। क्योंकि आपके फार्म की हाइट 450 फीट। हाँ, लंबाई 450 फीट उस वजह से थोड़ा वो दिक्कत ना आए। ये जो बीच में जो हमने गैप छोड़ा है ये एक थर्मोस्टेट के रूप में काम करेगा ये। ठीक है सर। हाँ जी। अपने फार्म की सर जी ओवरऑल कॉस्ट क्या आई थी जब आपने लगा? इसकी मेरी जो फार्म की है जो कॉस्ट लगभग 1,55,00,000 रुपए आई थी भाई साहब। ठीक है सर। जिसमें मेरा पीछे रहने का और फीड स्टोर सब सारा कंप्लीट, इन जिसमें मेरे 2 डीजी हैं, सब कंप्लीट आ गया, पूरा कंप्लीट। यानी हमने 1,55,00,000 रुपए में चालू कर दिया था। ओवरऑल आ गया? ओवरऑल आ गया 40,000 चिक्स का भाई जी। वो थोड़ा मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे 40,000 चिक्स हैं अपन। जी। हाँ जी। तो सर अब बात करते हैं अपने जैसे इक्विपमेंट की, या ये जैसे ये आप कहाँ से कैसे लेके आए थे? ये इक्विपमेंट गालटेक कंपनी के हैं भाई साहब। ठीक है सर। हमने यहाँ लोकल जींद, सफीदो, करनाल, पानीपत यहाँ खूब घूमे मार्केट में। अच्छा सर। तो हमने देखा इन गालटेक कंपनी की कोटेशन ली हमने। इंटरनेशनल 2-3 इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, ये क्या पता मुझे, एक तो मोन्टो, हाँ वो है। अच्छा, एक ये क्या बोलते हैं, यानी जो ब्रांड थे ना हमने, ठीक है, उनके सबकी हमने कोटेशन ली। सबसे पहले जब भी हमारे दिमाग में आया कि मुझे ये काम करना है, चलो कर लेते हैं, तो इसके लिए पोल्ट्री का एग्जीबिशन होता है नवंबर के अंदर। ठीक है। हैदराबाद में 3 दिन का एग्जीबिशन मेला लगता है। वहाँ दुनिया भर की जितनी भी कंपनियाँ ना, वो कंपनियाँ वहाँ आती हैं, इंस्ट्रूमेंट की कंपनियाँ आती हैं, वहाँ सारी कंपनियाँ आती हैं, डॉक्टर सब कुछ आते हैं। तो हमने उससे सबसे पहले तो हैदराबाद का विजिट किया। ठीक है सर। हैदराबाद गए, वो वहाँ इनका वो देखा। वहाँ हमने तय किया भी हर एक कंपनी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, वहाँ सभी कंपनी आई हुई थी, तो सबकी हमने कोटेशन ले ली। कोटेशन लेने के बाद में हमने घर आके उसकी स्टडी की, किस कोटेशन में क्या क्या चीज़ें कितनी ही कैसी हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पाया कि गालटेक कंपनी की जो कोटेशन है वो फीड और ड्रिंकिंग लाइन है वो सबसे लो है, सबसे लो रेट में है। रेट लो है? हाँ, रेट लो और क्वालिटी बढ़िया है, अच्छी है। ठीक है सर। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना ये हम गालटेक के साथ जा रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गालटेक कंपनी क्या है। जी सर। खुद की मैन्युफैक्चरिंग इसकी क्या क्या है, कुछ नहीं है। जैसे कि सभी सफीदो, जींद वगैरह जो भी है बैठे सारे के सारे चाइना से माल मंगवाते हैं। अच्छा। और असेंबल करते हैं और बेचते हैं। ठीक है सर। तो इसके लिए हमने फैसला किया भी चलो भाई हम इसके एमडी वगैरह से हमने बात की, भाई हम आपका प्लांट देखना चाहते हैं। उन्होंने यस कर दी। तो हम पूना गए, इसका जो प्लांट है वो पूना है। पूना जाके हमने देखा कि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप है, एक एक पिन से लेके और सारी की सारी चीज़ हाई क्वालिटी। एक तो इनके मटेरियल में किसी प्रकार की क्वालिटी का कोई समझौता नहीं है। ठीक है। कुछ लेवल की मतलब गुणवत्ता इनके प्रोडक्ट में, बहुत अच्छे तरह से साफ़ सुथरा काम है इनका। सारी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं।
इसका प्लांट का विजिट किया, वहाँ विजिट करने के बाद में हमारा पेटा भर गया, विषय भाई सही है, सही चीज़ है, बढ़िया है। तो तब जाके हमने इसके साथ डील की और ये सारा का सारा मटेरियल वहाँ से हमने खरीदा। ठीक है सर। अभी तक जैसे आपने बैच निकाले हैं जी, तो कोई मेजर दिक्कत आपको देखने को आई है? देखो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल पोल्ट्री में बिल्कुल नए थे हम। हाँ, आप बता रहे हैं। बहुत कुछ भी नहीं पता था हमें। तो स्टार्टिंग के 2-3 जो बैच आए, हमें यही नहीं पता था अभी कौन सी कंपनी इंटीग्रेशन में, कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी का फीड बढ़िया है, कौन सी कंपनी का चिक्स बढ़िया है, कौन सी कंपनी का संभाल बढ़िया है, डॉक्टर बढ़िया है, कि हमें इस बारे में नहीं था। तो हमें तो एक ही था कि हमें बनाते बनाते 8-9 महीने लग गए इसको। अच्छा सर। जब इसको कहे तो 8-9 महीने का टाइम लग गया, लगभग अमूमन 1 साल 1.25 साल लगते हैं। हमने 8-9 महीने में इसको रेडी कर दिया, बना के हाँ तैयार कर दिया। तो हमें तो स्टार्टिंग में कोई भी आदमी होता है तो कोई धंधा करता है तो जल्दी से आमदन शुरू हो जाए भाई। हाँ, यही होता है, यही होता है सर। तो हमारा भी ये था कि जैसे ही सितंबर में जाके नहीं तैयार हुआ तो हमें है कि जल्दी से जल्दी हम इसमें चिक्स डाल दें। तो उस जल्दबाजी में हमने जैसे IB है, संपूर्णा है और जो बड़े ग्रुप हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका हमें जल्दी से चिक्स नहीं मिल रहा था, वेटिंग में था। ठीक है। चिक्स के लिए हमें 15-20 दिन वेट करना पड़ता। तो उस जल्दबाजी में हमने किसी एक लोकल कंपनी को पकड़ लिया। ठीक है। तो उस लोकल कंपनी को पकड़ लिया तो उसमें हमने पहला बैच डाला, उसमें हमारा नुकसान हुआ। अच्छा सर। हाँ जी, जो पहला जो बैच था उसमें हमारे नुकसान हो गया। फिर हमने सोचा चलो कहीं ना कहीं एक बैच का मौका और देते हैं इस कंपनी को। एक बैच और डाला, उसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ उसमें भी हमारा। धीरे धीरे हमने जब 2 बैच निकाल लिए तो हमें हर मतलब आसपास के जब इस धंधे में आ गए तो हम पोल्ट्री किसानों से मिले, भाइयों से मिलते रहते हैं, आना जाना रहता है, मिलता रहता है। तो उनसे पता चला है कि ये कंपनी की फीड घटिया है, इसके बच्चे घटिया हैं, इसका मैनेजमेंट घटिया है। तो धीरे धीरे हमें पता चला कि इस कंपनी का भाई सही नहीं है, सेटअप सही नहीं है। तो हमने फिर वो कंपनी छोड़ी। उस कंपनी को छोड़ के फिर हमने एक ब्रांडेड कंपनी संपूर्णा कंपनी को हमने पकड़ा। ठीक है। तो वो उसके बाद में हमें एक बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे फीड है और अच्छा हमें मार्जिन आ रहा है। उसके बाद में स्टार्टिंग के 2 बैच हमारे ख़राब हो गए थे, हमें पता नहीं था कि कौन सी कंपनी बढ़िया, कौन सा क्या है। हाँ, कहीं देखो आपको स्टार्टिंग में 2 बैच लॉस में निकालने पड़े। जी जी। और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा नहीं लगा कि कहीं काम ही ये लॉस का हो? देखो फील आया? हाँ, देखो हर इंसान को जब किसी काम को करता है और उसके बाद में यदि दिक्कतें आ जाती है तो नेगेटिव जाना तो एक स्वाभाविक सी बात है। जी सर। तो हमारे दिमाग में भी गया कि कहीं ना कहीं हम इसमें गलती कर बैठे हुए, गलत हमने धंधा छेड़ लिया, इतना पैसा लगा के गलत धंधा छेड़ दिया, इतने पैसे में तो कोई और धंधा कर लेते तो अच्छा रहता। जी सर। ये तो दिमाग में आया फिर, लेकिन भाई जो हमने कर लिया तो अब तो उसको चलाना तो है ही। देखो तो पॉजिटिव भी होना पड़ता है। जी सर। तो हमने पॉजिटिव होके फिर इसको सोचा, चलाया। तो अब हमें इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी भाई, आपका व्यूवर कोई भी यदि सुन रहा है, यदि वो ये देखता है कि किसी को देख के कोई धंधा करे, जी सर, भाई उस आदमी के पोल्ट्री के अंदर 10 लाख बच गए, उसके 20 लाख बच गए, उसके 5 बच गए, उसके 7 बच गए, किसी को देख के काम करे, तो मैं उसको ये राय दूँ भाई किसी को देख के कोई धंधा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। आपका लक क्या काम करता है, आप उस धंधे के प्रति कितने डेडिकेट हैं, उसमें कितना अपना योगदान, खुद की कितनी रुचि, कितना आप अपना टाइम दे सकते हैं उसके लिए हम। तो ये सारी चीज़ें मिलके ने ही व्यापार चलता है, कोई धंधा वो चलता है। धंधा कभी भी कोई भी मतलब माड़ा नहीं होता, फेल नहीं होता। हम ये कहते हैं नहीं कि पोल्ट्री फेल होगी या फलाना चीज़ फेल होगी, धंधा कभी फेल नहीं होता। इंसान खुद फेल होता है, खुद की कमियां होती हैं, कहीं ना कहीं अपनी कमी के कारण वो फेल होता है। धंधा यदि फेल होगा तो दुनिया, बाकी दुनिया भी तो कर रही है, वो क्यों नहीं फेल है। सही बात है सर। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट है या हमारा खुद की जो कमियां रहती हैं उसकी वजह से धंधा फेल होता है। हमारा लक भी कई बार क्या होता है, इंसान मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता है। भाग्य साथ नहीं देने के कारण भी नहीं हो सकता। तो बहुत से फैक्टर होते हैं इसमें, भाई काम चला नहीं, फेल हो गया, वो हो गया, तो काफ़ी कारण होते हैं इसके अंदर। जी, जैसे हमने ये 2 बैच निकाल दी लॉस में, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि आप जैसे पॉजिटिव वे में देखें तो ये मेरी गलती है कहीं। जी हाँ जी। और अगर नेगेटिव में देखें तो यार लॉस का ही काम है। बिल्कुल। मैं 2 भाइयों को यही बोलूँगा कि यार पोल्ट्री मत करना। हाँ। कि मैंने 1.5 करोड़ रुपये लगाए, मेरे लॉस का काम है, मेरे 2 बैच लॉस में गई। जी जी। लेकिन आपने पॉजिटिव वे में देखा जी, और आपने वो कौन सी गलती पे ध्यान दिया कि अगला बैच फिर सही निकला आपका? देखो सबसे इसमें पोल्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। यदि हमारी मैनेजमेंट सही है, जी सर, हम 100% उसको दे रहे हैं, तो
बहुत कम चांस है नुकसान होने के। ठीक है सर। दूसरा कि हम एक तो कभी भी कोई भी धंधा स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, एकदम पहले से ही बहुत बड़े लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है। ये हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। जो 40,000 का। हाँ, ठीक है सर। हम एक छोटे पार्ट के रूप में इसको यदि स्टार्ट करते तो शायद ये दिक्कत जो हमें स्टार्टिंग में दिक्कत आई वो दिक्कत नहीं आती। हम ठीक है सर। छोटे फेस में यदि स्टार्ट करते तो वो दिक्कत नहीं आती। तो किसी भी काम को करें तो पहले हमें एक छोटे फेस में करना चाहिए, उसके बाद में उसको मर्जी जितना बढ़ाए उसको बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आप वो बेसिक सीख जाओ उसके। हाँ, जो बेसिक भी सीख जाएं, उसके बारे में सारी हमें नॉलेज भी आ जाए। हाँ। कहाँ क्या इसमें दिक्कत आती है, कहाँ दिक्कत नहीं आती है, बड़े फार्म का क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ये हमें सारे मतलब अनुभव हो जाते हैं उससे। ठीक है सर। जैसे आप भी लॉस में तो निकल रहे थे अपने भी, उसके बाद जब पहला बैच अपना बेनिफिट में आया, जी जी, तब कैसा अंदर से फिर? देखो हमें अंदर से मुझे तसल्ली थी, हमें थी कि देखो घाटे का बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। देखो हमें 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, भाई हम एक ऐसे लेवल पर तो ज़रूर आएंगे, हमें टाइम लगेगा सीखने में, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो हमने धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारा, हमारी जो गलती थी उनको सुधारा, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हमारे। जी सर। हाँ, अब रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर जैसे अपना पॉजिटिव में आता है जी, उसमें काम करने में मजा आता है? बिल्कुल मन करता है कि स्टार्टिंग में जैसे हमारे 2 बैच हमारे नहीं निकले अच्छे, तो उसमें ऐसा लग रहा था इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो लेकिन हमारी मजबूरी थी कि इतना मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, हम छोड़ नहीं सकते थे। हाँ। यदि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता तो हो सकता है हम छोड़ भी देते इस बिजनेस को, तो इन्वेस्टमेंट मोटा था, इसको छोड़ नहीं सकते थे, तो हमें इसको पॉजिटिव होना पड़ा हमारे। हाँ। और हमने हमारी गलतियां वो सुधारनी पड़ी। हमने हमारी गलतियां सुधार ली, इसके प्रति पॉजिटिव है, तो आज ठीक ठाक है, बढ़िया ठीक चल रहा है। ठीक है सर। हाँ, एक जैसे अपने लगभग यहाँ पे एरिया में जी, या तो ओपन फार्म है जी, या सेमी सी बोल देते हैं जिसमें पर्दे हैं, जी, जी, अपने दीवार देख पा रहे हैं हम, जी। इसका क्या कैसे? दीवारों का क्या है कि जितना बड़ा साइज होगा फार्म का, ठीक है सर, वो पर्दे के अंदर उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम, गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है। पर्दे में दीवार क्या है, क्लोज हाउस बोलते हैं इसको। हाँ। ये क्लोज हाउस है, क्लोज हाउस के अंदर हम इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है सर। हाँ, इस वजह से आपने इस दीवार वजह से का इस दीवार का हमने प्रयोग किया है। हाँ, ठीक है सर। ये कंसेप्ट हमने अपनाया भी क्लोज हाउस का। ठीक है सर। सर अब जैसे दीवार में आप ये देख पा रहे हैं, जी, जी, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ये जहाँ भी कूलिंग पैड लगेगी, ठीक है सर, जितना एरिया कूलिंग पैड कवर करेगा उस वहाँ ये जो टनल बोलते हैं इसको, वाल टनल बोलते हैं, वाल टनल वहाँ लगेंगी जी। ठीक है सर। अच्छा, अपने ये भी एक पैड हो गया जी, दोनों साइड भी दोनों साइड। हाँ जी, ये कितने बाय कितने में सर? ये लगभग 88 फीट ये साइड है, 88 फीट ये साइड है, और सामने है ये 47-48 फीट सामने है। ठीक है सर। हाँ जी। ये कब चलता है और वो कब चलता है, थोड़ा उसका? कूलिंग पैड तो जब हमें टेम्परेचर लो करना होता है, गर्मी के मौसम में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमें कूलिंग पैड चलानी पड़ेंगी। कूलिंग पैड चलाएंगे तो ये हमारे ये जो बड़े जो फैन चलेंगे, बड़े फैन चलेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे पैनल के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। जैसे ही बड़े फैन चलेंगे इनकी कमांड आएगी, अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है। और अंदर से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही फैन बंद हो जाएंगे ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ये बड़े फैन के साथ ये चलते हैं जी। ठीक है सर। ये जो साथ में जो छोटे लगे हुए हैं, जो इनको बोलते हैं वाल इनलेट बोलते हैं। ठीक है सर। वाल इनलेट बोलते हैं इसको जी। ये क्या है, ये गैस निकालने का, पोल्ट्री के अंदर अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो लीटर है, जो बीठ बोलते हैं, वो गिरती है नीचे, तो उसमें रहेंगे तो बदबू आएगी, गैस बनेगी। तो ये जो है वो गैस जैसे बाहर से फ्रेश एयर अंदर आएगी, फ्रेश एयर अंदर आने के लिए है। और ये जो आप देख रहे हैं आगे लगे हुए हैं 6 पंखे लगे हुए हैं मेरे छोटे, उसको बोलते हैं मिनिमम वेंटिलेशन। ठीक है सर। तो वो जब वो चलेंगे तो ये खुल जाएंगे। ठीक है। यानी बाहर से अंदर फ्रेश एयर आएगी और अंदर की जो हवा है वो पंखे वो बाहर निकाल देंगे। अंदर जो गैस भरी हुई है उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह नई फ्रेश एयर आ जाएगी हमारी। मतलब ये है जब अपना चिक छोटा होता है, हाँ जी, उस टाइम पे ये चलते हैं। उस टाइम पे ये खुल के वो छोटे साइड वाली फैन चलेंगे जी। और जब टेम्परेचर थोड़ा बड़ा होगा चीज से, बच्चा उस टाइम पे फिर अपने वो चलेंगे जी। और एक सर आप जैसे अमोनिया गैस का बोल रहे हो जी, अमोनिया गैस की दिक्कत बहुत देखने को आती है फार्म पे। जी जी। क्या आपको देखने को आई थी? नहीं सर, हमें अमोनिया की ज़्यादा दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई अभी। नंबर उसका एक, मैं तो देखो मेरा एक छोटा सा अनुभव है, 1 साल का ये अनुभव है। ठीक है। उस 1 साल के अनुभव में मैंने ये पाया है कि कच्चे जो साइड हैं, जिसके नीचे जो फर्श कच्चा है, ठीक है, वहाँ अमोनिया गैस की दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आती है।
ठीक है सर। बजाय पक्के फर्श के, क्योंकि वहाँ नीचे की जो ज़मीन है उसमें मॉइस्चर रहता ही है, अमूमन रहता है। आप देखते हो मकान के अंदर कहीं भी आप देखोगे तो मॉइस्चर तो उसके अंदर रहेगा। हाँ रहेगा सर। उसके अंदर नमी है, नमी के अंदर यदि बेंठ पड़ेगी, उसका बच्चे का लेटर पड़ेगा तो उसमें गैस ज़्यादा बनेगी। ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया है। ठीक है सर। तो एक तो मेरा नीचा पक्के होने के कारण अमोनिया नहीं आएगा। हाँ। दूसरा, जो मिनिमम वेंटिलेशन के जो फैन लगे हुए हैं, ये जो वाल इनलेट लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत बनती है वो बाहर निकल जाती है। तो मेरे फार्म में अभी तक अमोनिया की कोई समस्या नहीं आई है। और कोई जैसे दवाई वगैरह तो यूज़, गैस की कोई किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं होती है सर। ठीक है सर। हाँ जी। क्योंकि कुछ भाइयों के मन में ये रहता है कि अमोनिया की हम दवाई डाल देंगे तो गैस कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। आप ये देखो कि कहीं भी हमारी जो कुई है और है, वो भी एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जी सर। उसमें दवाई डाल देंगे, क्या उसमें बदबू नहीं आएगी? हाँ वो तो आएगी। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। इसके लिए दवाई का कोई मतलब पर्पज़ नहीं है भी दवाई से अमोनिया कम हो जाएगी या बदबू नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी। एक जैसे अपने ये देख पा रहे हैं जी, इसका क्या फ़ायदा है अपने में? इसका फ़ायदा गर्मी और सर्दी दोनों में है सर। ठीक है। जैसे कि ये कैंची हमारी बीच में 2.5 से 3 फुट का जो गैप है, हाइट है, हाँ। ये एक पैरेलल हाइट होगी, इससे ऊपर 3 फुट है और एरिया बढ़ गया। ठीक है। तो गर्मी के अंदर तो क्या है कि 3 फुट का एरिया ऊपर और बढ़ गया तो हमारी हवा है वो मतलब ज़्यादा एरिया स्पेस कवर करेगी। जी सर, सर्कुलेट अच्छे से हो हाँ, जाएगी। तो उस वजह से क्या है कि एरिया ज़्यादा हो जाए, तो हमने ये इसमें जो ये वो लगा दिया। मैं आप यहाँ किसी भी चीज़ से, जैसे ग्रीन इससे है या कोई और चीज़ लेके उसको बंद कर देंगे तो हमारा जो एरिया वो हवा नीचे नीचे चलेगी। हाँ, अपनी ठंडी हवा यहाँ तक रहेगी। ठंडी हवा है, गर्म हवा है, गर्म भी नीचे नीचे चलेगी और ठंडी नीचे नीचे चलेगी, ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अपने को ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी सारी चीज़ें कम होगी। पानी की खपत कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी, सारी चीज़ें। जी सर। अपनी हाइट कितनी है फार्म की? जैसे फार्म की हाइट, मेरी साइड हाइट तो लगभग 8 फीट है जी। ठीक है सर। और सेंटर हाइट मेरी 11.5 फीट है। ठीक है सर। 11 साढ़े 11 फीट है सर। सबसे मेन बात आती है, जैसे अब अपना फार्म सेटअप हो गया जी। आपने, ओवरऑल कंपनी से टाइप भी कर लिया जी तो हम जैसे चिक्स लेके आए, जी। ब्रूडिंग एरिया कहाँ बनाते हैं, वो कैसे क्या? ब्रूडिंग एरिया ये देखा जाता है कि अमूमन जो हमारी जो भट्ठी जो होती है या जो इसको गर्म करने का जो हमारा जो कोई भी संसाधन है, ठीक है। वो हमारे पास किस तरह का क्या है। जैसे कि हमने भट्ठी लगाई हुई है टेम्परेचर देने के लिए। सर। तो भट्ठी से हम क्या करते हैं कि फैन 2/3 हिस्सा जो हमारा फैन की तरफ रहता है और 1/3 रहता है उधर उस साइड कूलिंग पैड की तरफ। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे खुलेगा दोनों तरफ खुलता जाता है ब्रूडिंग एरिया। जैसे जैसे चिक्स की डे बढ़ते जाएंगे तो ब्रूडिंग एरिया खुलता जाएगा। तो सबसे पहले जो फैन की तरफ हमारा पहले खुल जाएगा और उसमें बाद में खुलेगा पूरा का पूरा, ताकि अंदर हमें गर्मी महसूस हो जाए, कोई और हो जाए तो फैन चलाएं तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए हमारे। सबसे मेन बात आती है ब्रूडिंग पे, जब आप चावल का छिलका डालते हैं। जी हाँ। वो अपना बाद में सेल भी होता है जी। तो वो अपना किस कॉस्ट में चला जाता है अगर जैसे, क्योंकि अपना पक्का है? जी हाँ। तो देखो हर सीज़न का अलग अलग उस छिलके का जो रेट आता है, हर सीज़न का अलग अलग रेट होता है। ठीक है। जैसे गर्मी का जो सीज़न होता है उसमें रेट अच्छा मिल जाता है। सर्दी के मौसम में आमतौर पर हर फार्म में चिक्स डल जाता है तो हर फार्म से खाद निकलती है। ठीक है सर। और अब थोड़ा सा फ़र्क भी है पहले से, क्योंकि अब ये मल्टी यूज होने लगा है, इसके जो पिलट है ना वो बनने लगे। तो अब इसका थोड़ा सा हमें जो रेट है वो ठीक मिलना। पहले तो 20 रुपये 30 रुपये में क्विंटल प्रति क्विंटल जाता था। 20 रुपये? 20 रुपये 30 रुपये जाता था। लेकिन अब इसके जो मल्टी यूज होने लगे है, ये फैक्ट्री में यूज होने लगा, तो इसका थोड़ा सा भाव हमें किसान को लगभग 60 70 80 रुपये तक मिनिमम मिल जाता है और मैक्सिमम 150 200 रुपये तक भी मिल जाता है। अच्छा, 150 200? हाँ, अभी जैसे फिलहाल का जो रेट 170 80 रुपये चल रहा है, 170 80 रुपये क्विंटल चल रहा है। हाँ। मिल जाता है। ठीक है। और मिनिमम 60 70 रुपये मिल जाता है फार्मर को। और पहले क्या था, आज से 2 साल पहले क्या था कि इसका पिलट में यूज था नहीं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो 20 रुपये 30 रुपये क्विंटल ही बिकता था। बल्कि मुश्किल होती थी फार्मर को कि उसको निकलवाना, लेबर लगानी पड़ती थी उसको निकालने के लिए, उसको डालना, फिर कहाँ डालें क्या करें। सही बात है। अभी 2-4 सालों से ये कंसेप्ट शुरू हुआ है कि खरीद के लेके जाने लगे तो फार्मर की ये दिक्कत तो कम हुई कि वो अपने आप ही उठा के लेके चले जाते हैं। जी सर। लेबर की बता रहे हो सर, जैसे आप जी, इतने बड़े फार्म को लेबर कितने की जरूरत होती है? देखो फार्म को मैनेज करने के लिए यदि फार्मर खुद उसमें अपना टाइम देता है, ठीक है, तो उसके लिए एक लेबर ही काफ़ी है। मेरे पूरे फार्म को मैं 7 लग के एक लेबर के साथ पूरा बैच निकालता हूँ। बाई चांस
किसी कारणवश से लेबर भाग भी जाती है हाँ। तो भी हमें दिक्कत नहीं होती कि हम अपना फार्म है वो मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक, सिर्फ एक बंदा 40,000 चिक्स। जी हाँ जी जी, ये तो मतलब फुली ऑटोमेटिक का यही तो कारण, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का यही एक हमें यही एकमात्र यही फायदा है जी सर। हाँ, कि हमें लेबर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाई चांस लेबर चली जाती है तो हम अपना फार्म है वो अच्छे से संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। वो सर जैसे फ़ैन की बात करते हैं जी, तो फ़ैन का क्या कितना साइज़ वगैरह, कितने फ़ैन है अपने? मेरे 12 फैन लगे हुए हैं सर। ठीक है। और 56 इंच का साइज है इनका जी। 12 में से सर कितने चलते हैं रेगुलर बेस पे? रेगुलर बेस पे ये जब चिक्स गर्मी का मौसम होता है और लास्ट स्टेज पर आता है 27-28 दिन से आगे, जब 35-36 दिन पर जाता है तो 10 फैन मेरे लगभग इसमें चलते हैं जी। ठीक है सर। हाँ जी। और लाइटिंग भी बहुत लगती होगी सर? हाँ, लाइटिंग लगती है जी, बिल्कुल। कितना क्या कनेक्शन? गर्मी के मौसम में लाइट का जो खर्चा है वो ज़्यादा है, सर्दी के मौसम में कम है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, 48 से 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जबकि चिक्स को हमारे को चाहिए 30 डिग्री, मैक्सिमम 30 डिग्री है, वो भी लास्ट हाँ वो लास्ट है, नीचे 30 से नीचे रखना पड़ता है। हाँ। तो उस दौरान तो हम लाइट का, पानी का और लाइट का तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, रेगुलर चलाना पड़ता है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं कर सकते हम। जी सर। और जैसे रात को भी लाइट जलानी पड़ती है? हाँ, रात को लाइट उसमें जलानी भी पड़ती थोड़ा है, क्योंकि जब बच्चा 0 डे का आता है फार्म के अंदर, उसको पता नहीं है दिन क्या है रात क्या, उसके लिए सब बराबर है, सब एक है, क्योंकि लाइट 24 आवर्स लाइट जलती रहती है, तो उसको पता ही नहीं दिन क्या है रात क्या है। सही बात है। हाँ सर जैसे पानी की बात आई, जी, पानी कैसा यूज करते हैं, जैसे नहर का या? देखो मेरे पास दोनों संसाधन हैं जी, नहर भी मेरे पास में ही है और ट्यूबवेल का, जब जैसा अवेलेबल होता है वैसा ही हम कर लेते हैं। नहर चलती है तो नहर का पानी यूज़ कर लेते हैं, नहर नहीं है तो हम ट्यूबवेल का पानी यूज़ कर लेते हैं, ट्यूबवेल का पानी भी ठीक ठाक है। ठीक है, इसलिए कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है सर। जैसे अभी ये जो साइड वाला फैन है, ये वो है ना जो आप हाँ, ये मिनिमम वेंटिलेशन वाला है, जो गैस निकालने के लिए जो काम आता है, वो फैन है ये। जब अमोनिया गैस बनती है तो ऑटोमेटिक ही चलते हैं, हमारे इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं हर चीज़ के। अमोनिया गैस का भी सेंसर लगे हुआ है, टेम्परेचर के भी सेंसर लगे हुए हैं, तो जैसे ही अमोनिया अपने लेवल से ऊपर जाती है तो फैन अपने आप ही चल पड़ते हैं। सेंसर कौन सा सर? अगर इसका अमोनिया का सेंसर आगे लगा हुआ है। आगे लगा? ठीक है सर। हाँ जी, वो आगे दिखा देंगे आपको कौन सा सेंसर है वही जो। तो ये सर आपका फैन का आ गया? जी हाँ जी, ये फैन है हमारे। इस सेक्शन में भी आपने कम से कम 5 फीट का गैप रख रखा है? हाँ जी। तो ये क्यों? ये गैप इसलिए रखा है कि यहाँ जैसे मोटरें लगी हुई हैं, पानी के यहाँ वो लगे हुए हैं हमारे, तो इसमें कोई मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए, गड़बड़ हो जाए, या पानी कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत लीकेज हो जाए, तो उससे जो हमारा जो फार्म गीला ना हो, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ जैसे बच्चों को संभालना है, देखना करना, तो आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, आराम से बंदा आ सकता है, जा सकता है। तो ये एक 5 फीट का एरिया जो हमने लिया है वो इसी वजह से लिया कि यहाँ कितने के बच्चे आएंगे जी, बच्चे तो 500 हज़ारों फालतू आ जाएंगे, वो उधर भी रह सकते हैं, लेकिन वो हमें फिर उसमें दिक्कत आती है आने में जाने में। इतने बड़े फार्म में को करने के लिए यदि किसी मोटर में फॉल्ट आ गया या किसी हमारे पानी की जो टूंटी है वो लीक होगी तो सारा का सारा गीला हो जाएगा। चिक्स को भी दिक्कत आएगी। चिक्स को भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ वो चीज़, यहाँ यदि कोई लीकेज होती है तो उसका पानी बाहर निकल जाता है और उसको हम आगे आराम से ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमने ये 4-5 फीट का गैप रखा है इसके अंदर। वो सर आपके ये भी लगा रखा आपने निप्पल के नीचे? हाँ, ये इस कटोरी है लगी हुई है ये जी सर। अधिकतर फार्मों में क्या है कि निप्पल लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है ऐसे निप्पल लगाते हैं, ये कटोरी नहीं लगाते हैं। इस कटोरी का एक बेनिफिट है कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर, ब्रूडिंग के अंदर छोटा बच्चा आता है, जब सफाई करके हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी लीकेज हो जाता है, तो वो पानी जैसे टपकता है और होता है तो इसमें ही टपक के रह जाता है, नीचे गीला नहीं करता है, इसलिए हमने इसको कटोरी में लगाया है। दूसरा, छोटा बच्चा जब इसके, देखो 2 तरह के इसका फ़ायदा है तो इसका नुकसान भी है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक इसका नुकसान तो महसूस नहीं हुआ है। फ़ायदा तो नुकसान क्या है कि यदि कोई बीमार बच्चा है, इसके अंदर पानी पड़ा है, कोई बीमार बच्चा है वो इसमें से पानी पीता है तो स्वस्थ बच्चा भी आके इसमें पानी पिएगा तो उसको भी वो हो सकता है। तो इसके देखो नुकसान भी है, इसका फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें। ठीक है सर। लेकिन अभी तक हमें इसका नुकसान हमें महसूस नहीं हुआ है, फ़ायदा ही महसूस हुआ है। तो सर अपनी वो जो भट्टी बता रहे थे आप? जी हाँ जी, ये हमारी जो वुडन भट्टी है, ठीक है, इसमें गुटखा डलता है और इस मोटर के थ्रू, ब्लोअर के थ्रू अंदर गर्म हवा जाती है और अंदर इस टेम्परेचर मेंटेन करती है ये। ठीक है सर। कितना क्या कॉस्टिंग आ जाता है गुटखा वगैरह का इसमें अगर बात करें तो? वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है सर, भी मौसम में कितना टेम्परेचर हमारा लो है, हमें कितना उठाना, वो सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। यदि सर्दी बहुत ज़्यादा है
तो उसको यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गुटका बहुत ज़्यादा जलेगा। हाँ। यदि सर्दी कम है, टेम्परेचर बनाने में कम दिक्कत आ रही है तो गुटका कम जलेगा जी, वो तो स्वाभाविक सी बात है जी। ठीक है सर। तो सर ये अंदर का आ गया अपना। हाँ, ये भट्ठी का हमारा कंट्रोल पैनल है। ठीक है। यहाँ से भट्ठी को एक टेम्परेचर के ऊपर सेट किया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है तो वहाँ तक टेम्परेचर आएगा जी, अपने आप चल पड़ेगी। और जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर इसका सेट करेंगे वहाँ जाके ये अपने आप वो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में ये अपने आप बंद हो जाएगी सर। ठीक है सर। सबसे मेन बात सर, अपने जैसे अभी अपन ले आए, ब्रूडिंग का कर दिया आपने। जी जी जी। चिक्स भी तैयार हो रहे हैं, अपना भट्ठी भी लगा दी सर्दी के लिए। ओके। उसके बाद तैयार होने के बाद लिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है आजकल किसानों को। देखो तो ये क्या आपको देखने हाँ, को? ये हर कंपनी का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है, अलग अलग इनकी पॉलिसियाँ होती हैं। कोई कंपनी कितने दिन में उठाती है, कोई कंपनी 2200 ग्राम में उठाती है, तो कोई 3 किलो तक ले जाती है। किसी का दिन का शेड्यूल फिक्स है, कोई 36 दिन में उठाती है, कोई 42 दिन में उठाती है, कोई 48-50 दिन भी कर देती है। हाँ। तो ये किसी का एक पैरेलल बराबर नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग है, हर कंपनी की अलग अलग इस पॉलिसियाँ हैं, ये उसके हिसाब से ये होता है। अलग अलग है। हाँ जी। अभी जैसे अभी तक आपने किया है जी हाँ। मोर्टेलिटी के कितने केस है, परसेंटेज रही है आपकी? देखो, मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में भी बताया था कि शुरू में जो हमारे जो हर प्रकार की चीज़ें हमें सीखने को मिली। हाँ। हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उसमें स्टार्टिंग में हमारी मोर्टेलिटियाँ बहुत काफ़ी बड़ी 15 से 20% तक भी चली जाती थी, हमारी मोर्टेलिटियाँ काफ़ी गई हैं। लेकिन अभी हमने जो बैच निकाले हैं वो बिलो 5% मोर्टेलिटी निकाले हैं हमने। 5% जो मोर्टेलिटी का जो इंसेंटिव है वो भी हमने लिया है। सबसे मेन बात आपकी ये लगी, देखो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद कोई भी किसान हो, क्या डेयरी फार्म हो या कोई भी फार्मिंग कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ये रहता है कि यार मैंने इतना लगाया है तो मेरे को या तो फायदा ही होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो मैंने सीखा। जी हाँ, कि सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जी। हाँ। बिल्कुल हाँ। आपका ये बहुत अच्छा लगा कि आपने सीखने की कोशिश की उसमें, कि मैं सीखूंगा तभी मेरा काम बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं अपने जीवन में काफ़ी कार्य कर चुका हूँ मैं। जी सर। ये नहीं है कि मैंने पोल्ट्री पहला किया है, मैंने इससे पहले भी बहुत किए हैं। और मेरा एक ही मकसद होता है, कभी भी उसके बारे में पहले से ही निपुण नहीं है। कोई आदमी अपने आप में परिपूर्ण तो है ही नहीं है, नहीं है सर। सीखने को मिलता है। हाँ। कोशिश करनी चाहिए आदमी को, कोई भी काम करे उसे वो सीखे। जी सर। उससे भागना नहीं चाहिए। नफ़ा नुकसान न ये होना, ये तो एक ज़िंदगी का एक पार्ट है। हाँ। कभी नफ़ा है कभी नहीं, ये हमेशा ही यदि ये मान के चले कोई आदमी की ये धंधा में नुकसान है तो उसको हमेशा ही उसको भी नुकसान नहीं होगा। हाँ। उसके भी अच्छे दिन आएंगे, कभी कभी प्रॉफिट हाँ, उसको भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें संयम रखना पड़ता है। हाँ, धैर्य रखना पड़ता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो धैर्य रखना है। हम ये सोचते हैं कि आज सरसों हाथ पे रखी और कल ये 20 मन किले की हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। हाथ पर सरसों पकाना चाहे तो उसके लिए कोई भी बिजनेस है वो कामयाब नहीं है। उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो उसमें भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। जी सर। हाँ। मैक्सिमम कितने बैच निकल जाते हैं साल में? साल में 6 बैच लगभग निकल जाते हैं जी। मैं ज़्यादा भी नहीं मानता और कम भी, 6 से तो कम नहीं, लेकिन 6 से ज़्यादा भी। यदि हम जल्दबाजी करेंगे, 6 से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हम 7 बैच निकाल देंगे, 6.5 7 बैच निकाल जाएंगे। लेकिन उतना ही यदि उसमें लॉस होता, हमें 6 बैचों में लॉस होगा, तो उसे एक बैच एक्स्ट्रा निकालने का खर्चा एक्स्ट्रा, हर चीज़ एक्स्ट्रा, तो फिर वो क्यों? तो इसलिए सफिशिएंट है 6 बैच, हर एक साल में 6 बैच सफिशिएंट है। ये देखो जी, हमारे पास इसमें अल्टरनेटिव होता है कि हमें 2 महीने की एक फार्मर के लिए, ये मान के चलो एक फार्मिंग ही है ये। जी सर। एक फार्मर खेती करता है तो उसको साल में 2 फसल मिलती हैं। हाँ। उसकी एक फसल जैसे कि अभी बाढ़ आ गई और उससे तबाह होगी तो किसान टूट जाता है। हाँ। क्योंकि एक फसल में उसका नुकसान इतना आधी साल चली गई। इसमें ये पॉजिटिव है कि इसमें 6 मौके मिलते हैं हमें साल में। हाँ। यदि 1-2 खराब भी हो जाता है तो 2-4 ठीक रहेंगे तो भी ठीक ठाक रहेगा, उसको नुकसान नहीं हो, मार नहीं आएगी उसको। जी सर। सबसे मेन बात आती है, जैसे आप खर्च का बता रहे हो जी, ओवरऑल अपना कितना खर्चा आ जाता है इसमें एक फार्म बैच निकालने में? एक बैच निकालने में यदि हम इंटीग्रेशन के रूप में जो काम करते हैं जी सर, तो उसमें हर बैच का, हर फार्म का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही खर्चा आता है जी। ठीक है। जैसे बड़ा फार्म है, फुली ऑटोमेटिक है, तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। जो सेमी ऑटोमेटिक है, छोटे फार्म है, उनका खर्चा कम होता है। ठीक है। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा खर्चा उसी के अनुपात में आएगा जी। जी सर। जी हाँ। अपने को जैसे कंपनी कितना रेट दे रही है? हर कंपनी की GCA अलग अलग होती है जी। GC होती है ग्रोइंग कॉस्ट, हाँ, पालने की जो चार्ज है वो ग्रोइंग कॉस्ट, हर उसकी कंपनी की अलग अलग होती है। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं जाके सभी कंपनियों की
यदि निष्कर्ष निकालेंगे, जोड़ेंगे, सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं सबकी एक ही आती है। कोई कहीं से 20 पैसे घटा देता है, कहीं से बढ़ा देता है, कहीं से घटा लेगा, कहीं से निकाल देगा, कहीं से दे देगा। तो सबकी जीसी लगभग सबकी बराबर आती है। कोई भी कंपनी है वो गुणा भाग करके यदि हम लास्ट में निकालेंगे तो सबका बराबर आता है, सबका होता है। तो ये 9 रुपये जैसे फुली ऑटोमेटिक है, जो मेरा जो सेट है फुली ऑटोमेटिक है, इसमें 9 रुपये से लेकर ना 10.5 11 रुपये तक की जीसी मिलती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग। कोई 11, जैसे कि किसी कंपनी ने 11 रुपये जीसी दे दी तो वो कहीं ना कहीं फीड की कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, इसके चिक्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है सर, तो मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये चीज़ें बढ़ा देते हैं वो लोग। ठीक है, किसी ने 9 रुपये दिया तो उसके चिक्स के कॉस्ट कम होती है, फीड की कॉस्ट, कहीं ना कहीं मिल के सारा एक ही आता है जी। कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि निष्कर्ष के तौर पर सबकी जीसी वो एक समान होती है। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर जैसे अभी अपने बात करते हैं जी, ये अपना 9 से 11 के आसपास हो गया जी, तो अपने एक बैच में कितने का निकल जाता है? वही बात फिर घूम फिर के फिर वही आ जाती है। हाँ, ओवरऑल कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं कि ये सब डिपेंड करता है हमारी जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की है, कैसी है। ठीक है, ये ही फार्म हमें स्टार्टिंग में हमें लॉस भी हुआ है, हमारे खर्चे भी हमने घर से देने पड़े हैं जी सर। इसी फार्म में हमने 7-8 लाख रुपए बेच के खर्चे निकाल के कमाए भी हैं जी सर। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि वही चीज़ है कि मैनेजमेंट या हमें ज्ञान है, मैनेजमेंट की वजह से 8 लाख अभी निकाल पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं वो लॉस में भी जा रहा था, लॉस में भी जा रहा था क्योंकि, लेकिन आप सीखा है। बिल्कुल, और सीखने के बाद ही आपने इसमें किया है। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है जी सर। जैसे हमारी मैनेजमेंट होगी, जिस तरह के हमारी उसके प्रति डेडिकेशन होगा तो हमें प्रॉफिट तो उसी हिसाब से मिलेगा सर। ठीक है सर। इस काम को कैसे देख पा रहे हो आप? नए भाई हैं जी, कोई भी मन में सवाल होगा या कहीं ना कहीं कोई लॉस में हो अभी, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? जो भाई नया काम करना चाहता है तो मैं उस फार्मर को, उस भाई को ये कहना चाहूँ वो एक छोटे लेवल पर स्टार्ट करे इस काम को। ठीक है, और धैर्य रख के ये मत सोच के काम करे कि मैं आज काम स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको 1 साल में पूरा कर लूँगा या 2 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। सबसे पहले दिमाग में हमारे यही होता है कि सबसे बड़ा कारण बताता हूँ भाई साहब, मैं एक फार्मर हूँ, एक छोटा सा फार्मर हूँ, मेरे पास कोई मैं लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा फार्मर नहीं हूँ कि हम ये जो बिज़नेस करते हैं कोई भी, आज एक किसान के बेटे के पास ऐसी इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने घर से उठा के वो स्टार्ट करेगा, कहीं ना कहीं से बैंक से उठाएगा या किसी भाई से उठाएगा, आड़ती से उठाएगा, कहीं से उठा के वो पैसा उठा के बिजनेस करता है। तो उसके दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि ये जो पैसा हमें लौटाना भी है जल्दी से जल्दी, इसका ब्याज भी लग रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आदमी है वो हताश हो जाता है। यदि स्टार्टिंग के अंदर हमें नुकसान हो जाता है तो उसमें हम अपना मतलब बैलेंस खो देते हैं, आपा खो देते हैं, हताश हो जाते हैं, भाई ये तो सब कुछ गया, मेरे को इतना ब्याज पड़ गया, इतना ये होगा, कैसे निकलेगा, तो हताश हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी आने की वजह से फिर हम उस धंधे से अलग हो जाते हैं, हमारा दिमाग है डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। तो सबसे पहले इस पोल्ट्री के अंदर आने से पहले तो हमें अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा कि हमें धैर्य रखना है कि ये काम बिल्कुल टिकाई का है और मैनेजमेंट बारीकी से इसका मैनेजमेंट किया जाए और इसमें धैर्य रखा जाए। यदि हम धैर्य रखेंगे और मतलब बारीकी से इसका मैनेजमेंट करेंगे तो हो सकता है हमारा 1-2 साल में ही पैसा वो वापस आ जाए। हाँ, जो अपन लगा रखे है वो। और क्यों ये देखो अभी लाइफ टाइम हो जी, क्योंकि ये यहाँ पे ये चीजें हाँ कभी हिलने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम है जी। हाँ सर, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमारी जो इसमें जो आमदनी है वो पूरी लाइफ चलती रहेगी। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। और अगर जैसे अपना एक बैच बाई चांस हम लगा भी देते हैं कि खराब भी हो गया जी, हाँ 5 बैच है बिल्कुल, 8 का लगा के 8×5 = 40 जी, 40 लाख हो गए। हाँ, 2 से 2.5 साल 3 साल में पूरे भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये अपना सारा फिर तो आगे फ्री हो गया। यही तो बात है ना कि हमें धैर्य रखना जरूरी है, टिकाई रखनी जरूरी है। शांत मतलब ये धैर्य रखेंगे ना तो चलो हो जाएगा, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, अगली बार उससे अगली बार हम सीखा हमने क्या गलती करी है, इस बैच में हमने क्या गलती करी है वो हमने आगे नहीं करनी। तो ये चीज़ें कोई भी बिजनेस है उसमें देखो, ये जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज एक ही दम रातों रात ये बिजनेसमैन नहीं बने सर, ये सबसे मेन। हाँ, ये इन्होंने टाइम दिया है, तो टाइम के अनुसार कोई भी चीज़ है, टाइम के अनुसार है तो हम भी ग्रो करेंगे जी सर। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी चीज़ में टाइम देंगे तो हम मतलब सक्सेस जरूर होंगे, नाकामयाबी की इसमें कोई भी गुंजाइश भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बिजनेस लॉस का नहीं है, बिल्कुल अपनी कोई गलती रह जाती है, बिल्कुल कभी बिजनेस का भी लॉस होता ही नहीं है जी सर। तो सर अपना एक ब्रूडर बता देते आप। हाँ, ये
ये हमारा डीजल ब्रूडर है जी। ठीक है। इसमें डीजल जलता है और लाइट से, मामूली सी लाइट से चलता है जी। ठीक है सर। ये ब्रूडिंग के टाइम में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो उस टाइम भट्टी से जो हमारी, क्योंकि हमारी जो साइड की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो चौड़ाई की वजह से क्या होता है, अकेली भट्टी से टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो हम उसके दौरान इस ब्रूडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। और इसमें जैसे कितना वो तेल आता है? तेल इसमें 10 लीटर के टैंक है और एक बार टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में, ठीक है, इसका जो खर्चा है वो 1 लीटर से कम ही रहता है। ठीक है सर। और जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसको चलाते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर तेल ये खाता है। ठीक है सर। प्रति घंटे के हिसाब से। एक जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था DJI आपके 2, यहाँ DG हैं जी। उनके कितना क्या कॉस्ट आता है फ्यूल का? जैसे फ्यूल का जैसे कि कितने किलोवाट के हैं वो? जैसे स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं ना जी सर। शुरू में 15 से 20 दिन तक स्टार्टिंग के, हाँ। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है वो लोड कम होता है। हाँ सर। तो उस दौरान हम क्या है, वो छोटा DG है मेरा 25 kVA का। ठीक है। ये जो 25 kVA का DG है, ठीक है सर। ये चलाते हैं जी। इसकी जो फ्यूल कॉस्टिंग है वो आती है लगभग 4 लीटर पर आवर्स के हिसाब से आता है। 25 किलोवाट की? 25 किलोवाट की। ठीक और जब लोड बढ़ जाता है 20 दिन से बाद में पंखे ज़्यादा चलाने पड़ते हैं गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में तो पूरा क्लॉक इस 25 kVA से निकलेगा जी। ठीक है। हाँ, गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो हमें ये 6 सिलेंडर वो 62 kVA का DG है। ठीक है। ये जनरेटर ये चलाना पड़ता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 5 से 6 लीटर पर आवर्स के हिसाब से आती है। ठीक है सर। हाँ, कंजप्शन है इसका 5 से 6 लीटर पर आवर्स के हिसाब से है जी। ठीक। एक सर सबसे मेन जैसे अपने पानी का होता है जी, वहाँ पे अपन बताया भी था, दोनों पानी आपके पास? जी हाँ जी। दवाई का और वो टंकी? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये आपने ढक रखा है टंकी को? जी हाँ, ये मैंने एक छोटा रूम बना दिया पानी का जी। जी। तो ये 2000 लीटर का टैंक है जी हमारा, जो नीचे टैंक से सीधा पानी आता है इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं जी। ठीक है सर। ये 1000 लीटर का टैंक है जी। ठीक है सर। कोई भी दवाई, हमारे पास दवाई डालने के 2 मतलब ऑप्शन है सर। ठीक है। एक तो पूरा पानी इसमें डाल दीजिए, जी सर, तो उसके थ्रू पानी मतलब चला जाएगा। दूसरा मेरे पास ये वो लगा मेडिकेटर लगा हुआ है सर ये। ठीक है सर। ये मेरा पूरा मेडिकेटर का जो सिस्टम वो लगा हुआ है। इसमें क्या है, जितनी हमें पानी के अंदर दवाई देनी है वो दवाई इसके अंदर डाल देंगे, जिस रेशो में देनी है वो इस हिसाब से यहाँ से हम सेट करेंगे। 2% देना है, 3% देना है, 1.5% देना है, जितना भी जिस परसेंटेज में हमें देना है वो इसके थ्रू इसके अंदर अपने आप बूंद बूंद करके अपने आप मिलता चला जाएगा। अच्छा सर। हाँ, बाई चांस ये फेल हो जाता है किसी कारणवश से, क्योंकि मशीनी चीज़ है, कभी भी फॉल्ट आ सकता है। तो उसके लिए हमने डायरेक्ट ये टैंकी रखी हुई है भी, इसके अंदर दवाई डाल दी और इस प्रेशर पंप के थ्रू सारा का सारा हमारा पानी चलता रहता है जी। ठीक है सर। और ये सर्दी के मौसम में पानी बच्चों को गर्म मिले, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। हाँ। तो ठंडी पानी की वजह से भी बच्चों को दिक्कत आती है। इसके लिए फिर हमने ये क्या किया, हमने ये अपने दिमाग से एक जुगाड़ बनाया है जी ये। ठीक है सर। तो इसमें क्या आता है, नीचे से गर्म पानी आता है, और ठंडा पानी आता है और गर्म क्रॉस होता है। हाँ, ऊपर से गर्म होके निकल जाता है और वो बच्चों को हम देते हैं। ये सर्दी के मौसम में काम आता है, पानी गर्म करके बच्चों को देते हैं। आपने ये भी बहुत छोटी ही चीज़ पे ध्यान दिया। देखो, तो इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और सीखने का सबसे मेन, जैसे आपने सीखा कहीं ना कहीं। और एक आपका ये भी देख सकते हो, पानी पर भी आपने ये मेंटेनेंस। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो हमारा जो पूरा जो फार्म है वो सर्विलेंस में है, पूरा CCTV कैमरे के अंदर है, कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तुरंत हमें पता चल जाए भी कहाँ क्या है। पानी मुख्य तौर पर मेन है। यदि पानी के ऊपर हम नहीं लगाते हैं तो पता नहीं चलता पानी कब खत्म हो जाए। हाँ, ये भी दिक्कत आ जाती है। हालांकि हमारे अंदर इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, अपने आप मोटर चल पड़ेगी, बंद हो जाएगी। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी सेंसर का कहीं खराब हो जाए, कोई मोटर खराब हो जाए, तो हमने कैमरे लगा रखे हैं हर जगह है, हर एक छोटी छोटी जगह हमने कैमरे लगा रखे हैं पूरे के अंदर, ताकि हम एक जगह बैठ के उसको कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है। सही, चलिए आपको मैं कंट्रोल पैनल दिखाते हैं हम नीचे। जी सर। आओ सर, ये दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा कंट्रोल पैनल है सर। जी सर। पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ से ऑपरेट किया जाता है सारा का सारा सिस्टम।
हमारे CCTV कैमरे हैं वो सब यहीं लगे हुए हैं सर, सारे के सारे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहीं से कोई चीज़ बंद करनी है, स्टार्ट करनी है, कमांड कहीं जब भी आती है वो सारा का सारा यहीं से ये सारा कंट्रोल करता है, यहीं से चलाता है। सभी फार्म का अपना जो ओवरऑल है, हाँ, जैसे पूरे कहते हैं ना, हाँ, पूरे शरीर का हार्ट है, तो इस फार्म का जो हार्ट है वो ये यहाँ पे है। यहाँ पे अपने DG का भी ऑप्शन है, सब ऑटोमेटिक सारा DG का भी सब आ गया। जी हाँ, 17 कैमरे जो लगे हुए हैं सारे के सारे इसके अंदर आते हैं सर। जी सर। सारा ये गालटेक कंपनी का दिया हुआ है जी। गालटेक कंपनी का पैनल है मेरा, सारा कंट्रोल करता है सारा। ये देखिए सर, ये तो ये था भाई ओवरऑल एक फुली ऑटोमेटिक 40,000 चिक्स का फार्म। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा हो कि आपका सवाल रह गया हो, कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर कोई भी कमी लगी हो वीडियो में तो उसके बारे में ज़रूर राय दें अपनी, क्योंकि अगली वीडियो में आपको कमी पूरी मिलेगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।